नमस्कार साथियों। अपने देश में ना कुछ ऐसे लोग हैं जो सच्चाई से बचते हैं और कितना भी अच्छा हो वो लोग हमेशा बेतुकी बातें करते हैं। पिछले 6 साल में ना चीन को दूसरी बार मुंह की खानी पड़ी है। पहले डोकलाम और अब लद्दाख में एलओसी पर। भारत का जो इस बार का प्रहार था वो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा घातक था। देखो, सरकार के बदलने से फौज की ताकत में कमियां बढ़ोतरी नहीं होती, पर शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति उसका मनोबल कई गुना बढ़ा देती है। 15 जून की रात को गलवान घाटी में हमारे 20 फौजी शहीद हुए, लेकिन वे चीनी सेना को जो सबक सिखा कर गए उसे वे हमेशा याद रहेगा। भारत ने जवाब केवल फौजी ताकत से नहीं, अर्थनीति और राजनीति से भी दिया। इसके बावजूद ना देश में एक ऐसी रुद्राली ब्रिगेड है जो सवाल पर सवाल पूछ रही है। सवाल पूछने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सवाल पूछने वाले को विषय की जानकारी तो होनी चाहिए। जहाँ जानकारी मिल सकती है वहाँ वे जाते नहीं। राहुल गांधी संसद की रक्षा मामलों के स्थायी समिति के सदस्य हैं। इस लोकसभा में उसकी 11 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके वो एक भी बैठक में नहीं गए। बाद में सेना समिति के सदस्यों को लेकर लद्दाख भी गई थी, लेकिन वो उसमें भी नहीं गई। अब सवाल ये है कि राहुल जानकारी से भागते क्यों हैं। मैं बताता हूँ क्यों। दरअसल में नेतृत्व की नाकामी की जो सबसे सामान्य वजह है वो है बेताबी। अक्षम नेता अक्सर नई जानकारी से बचते हैं, क्योंकि नई जानकारी वो जो उनका पुराना दृष्टिकोण है तो उनके नज़रिए में बदलाव ला सकती है। नज़रिए में बदलाव का मतलब उन्हें मानना होगा कि वे पहले गलत थे। राहुल गांधी ऐसे किसी मनोरोग से ग्रस्त है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, राफेल की खरीद हो या अब चीन के साथ संघर्ष हुआ हो, आपको एक ही पैटर्न दिखाई देगा। आचार्य रजनीश ने कहा था, अच्छा आदमी बुरे आदमियों के लिए अपमानजनक है। अच्छे का होना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। शायद यही प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी हो रहा है। उन्हें समाज के सामूहिक हित में अपना हित नज़र आता है, क्योंकि उनका अपना कोई निजी हित नहीं है। उन्होंने बुरे लोगों की साठगांठ को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने 6-7 साल से जो ये चल रही रवायत कि ईमानदारी और सुधार की बात करते रहो, लेकिन लूट-खोट, बेईमानी और झूठ की राजनीति करते रहो, इन सबको उन्होंने बंद कर दिया है। जो इस रवायत को चला रहे लोग वही मोदी के खिलाफ झूठ और प्रचार का अभियान चलाने में लगे हुए हैं। लेकिन पिछले 6 साल से यह सिलसिला लगातार चल रहा है। फिर चीन से सीमा पर तनातनी के मामले क्यों ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है अगर इससे चीन को फ़ायदा मिलता है तो। शायद इसी वर्ग के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के गए थे, पर अकाल लगी तनु परिहारी, जिम हिम उपली कृति दल गिरी। मतलब ये कि दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए खुद को नष्ट कर देंगे, जैसे ओले। चाहे खुद गल जाएं पर फसल को चौपट कर देंगे। गल जाना ओलों की नियति है, पर वे नहीं जानते कि इस फसल की प्रकृति जरा अलग है, वो ओलों से नहीं गलती। देखो, गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक के मोदी के सफर में एक बात प्रमुखता से नजर आती है कि हर संकट के बाद वो और निखर कर सामने आए। मोदी की इस कामयाबी की वजह क्या है? जाहिर है इसकी कोई एक वजह नहीं हो सकती, पर कुछ बातें प्रमुखता से उभर कर सामने आती हैं। सबसे पहली बात यह है कि हर चुनौती में उनके लिए जीत एकमात्र विकल्प होता है। उनके सामने हारने या नाकाम होने का कोई विकल्प नहीं होता। 19 साल से मीडिया के एक वर्ग तत्कालीन सरकारें, राजनीतिक दलों, नेताओं, कानूनों और अदालतों की अगिन परीक्षा से गुजरकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और हर परीक्षा के बाद वो पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर उभरते हैं। लेकिन उनके विरोधियों के मन में उनके प्रति घृणा कम नहीं होती। यार, जिस व्यक्ति का कोई निजी स्वार्थ ही नहीं होता वो हर समय समाज के स्वार्थ से जुड़ा होता है। एक तरफ चीन से सीमा पर विवाद चल रहा था, तो दूसरी ओर उनके विरोधी उन पर उनकी टांग खींचने में लगे थे। उस समय में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं से कोरोना महामारी में लोगों की मदद के लिए काम काज का लेखा जोखा देख रहे थे। इस तरह वही व्यक्ति काम कर सकता है जो आत्मविश्वास से लबरेज हो, जिसमें देश के प्रति एक निष्ठा भाव हो, जिसे देश की ताकत पर भरोसा हो, जिसकी स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स दोनों ही सही हो। यही वजह है कि फौज का हौसला अफजाई के लिए वो स्वयं लेह पहुंच गए, और कई लोग तो उनकी लेह यात्रा पर भी सवाल उठाने लगे। उनकी यह यात्रा फौज का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि यह भी बताने के लिए थी कि देश की सरकार सेना के शौर्य को सलाम करती है। इस यात्रा में उन्होंने चीन को संदेश दिया कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। ले जाकर मोदी जी ने दुनिया को भी संदेश दिया कि ये नया भारत है जो विस्तारवादी ताकतों के आगे चट्टान की तरह खड़ा है। इसका असर चीन और दुनिया दोनों पर पड़ा। जिस तरह तमाम देश का भारत को समर्थन मिला, वह चीन को जरूर परेशान करने वाला था। दुनिया में मोदी की छवि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जब व्हाइट हाउस के पूर्व चीफ
स्ट्रेटेजिस्ट स्टीफन बेनन ने कहा कि मोदी को कोई खरीद नहीं सकता। वह भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के लोगों और दुनिया के लिए, सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मोदी विरोधियों की यह बात समझ नहीं आ रही है कि सच्चाई से भागने या उसे छिपाने की कोशिश करने से सच्चाई बदल नहीं जाती। देखो, मोदी जी की दुनिया में जैसे सम्मान की नज़र से देखा जाता है, वो भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को उस नज़र से नहीं देखा गया। यही है गलवान का संदेश। यह बात देश के आम लोगों को तो समझ आ रही है, पर कुछ लोगों ने दिमाग बंद कर रखा है। धन्यवाद।